स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। साल 2006, वेस्ट बंगाल का सिंगूर इलाका। दोस्तों, टाटा के नैनो प्रोजेक्ट के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने 1000 एकड़ की जमीन अलॉट की थी, लेकिन सरकार ने जैसे ही टाटा को लैंड अलॉट किया, सिंगूर के किसान इसका विरोध करने लगे। और इसकी वजह ये थी कि सरकार के हिसाब से टाटा को जो जमीन अलॉट की गई थी, वहां पर सिर्फ एक ही फसल उगाई जा सकती थी, जबकि किसानों का मानना था कि उनकी जमीनें बहुत फर्टाइल हैं। ऐसे में ढेर सारे NGOs, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी पार्टी TMC के साथ बंगाल के उन किसानों के साथ आकर खड़ी हो गई। साल 2008 तक चले इस आंदोलन में कई फेज आए और एक टाइम पर तो इसने हिंसा की भी राह पकड़ ली, जिसके बाद टाटा ने अपने प्लांट को बंगाल से गुजरात शिफ्ट करने का फैसला किया। और दोस्तों, इस तरह से बंगाल में टाटा का बना बनाया 1500 करोड़ का प्लांट बर्बाद हो गया। देखा था तो इस आंदोलन से बंगाल में ममता बनर्जी का पॉलिटिकल लैंड जरूर फर्टाइल हो रहा था, लेकिन वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सपना एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। और बंगाल में इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डाउनफॉल को समझने के लिए ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि ना तो टाटा से पहले किसी ने बंगाल में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और ना ही उसके बाद आज तक ऐसा कोई स्टेप लिया गया है। माना जाता है कि इस एंटी इंडस्ट्रियल विजन में कहीं न कहीं बंगाल के लोगों ने भी अपना सपोर्ट दिया और इसी के चलते साल 2011 के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में 34 सालों बाद CPIM की हार हुई और ममता बनर्जी बंगाल की CM बनी। ऐसे में दोस्तों, आजादी के बाद इस बंगाल से देश ये उम्मीदें लगा रहा था कि वो देश की इकोनॉमी को और बूस्ट करेगा। वो खुद अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज और बिजनेस को बर्बाद करके सिर्फ एग्रीकल्चर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक ही सिमट गया। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि बंगाल का गोल्डन एरा कैसा था और आजादी के बाद बंगाल के इकोनॉमिक डाउनफॉल के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बंगाल की सिविलाइजेशन 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी दो सबसे बड़ी नदियों के फर्टाइल लैंड पर बसा ये राज्य भारत का ईस्टर्न पार्ट है। बंगाल में मौजूद रिच गैंगेटिक डेल्टा इस रीजन के इनहैबिटेशन और इकोनॉमिक वेल्थ के लिए शुरू से ही जिम्मेदार रहा है। बंगाल इसके अलावा अपनी पोजीशनिंग की वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट के फार ईस्टर्न साइड तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका भी रहा है। ये बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल को हिमालय से जोड़ने वाला सबसे छोटा रूट भी प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, यही वजह है कि बंगाल शुरू से ही एक कॉमर्शियल हब रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो ये बे ऑफ बंगाल को फेमस सिल्क रूट से कनेक्ट करता है, जहां से यूरेशियन ट्रेडर्स बे ऑफ बंगाल के रास्ते साउथ ईस्ट देशों तक जाते थे और 2nd सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक बंगाल में बनने वाले सभी सामान इसी सिल्क रूट के जरिए सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप जाते रहे। दोस्तों, 18th सेंचुरी तक बंगाल का सिल्क और कॉटन पूरी दुनिया में फेमस था। उस टाइम के सभी ट्रैवलर्स ने अपने इंडियन विजिट पर बंगाल के सिल्क और कॉटन का जिक्र जरूर किया है और यही कारण है कि बंगाल में अंग्रेजों के आने के पहले एक रिच हैंडलूम इंडस्ट्री काम किया करती थी और बंगाल में बनने वाले कपड़ों का एक्सपोर्ट दुनिया भर में किया जाता था। देखा जाए तो बंगाल के इसी बिजनेस के चलते 18th सेंचुरी तक इंडिया की GDP ग्लोबल GDP की 25% थी और कई यूरोपियन ट्रैवलर ने तो बंगाल के मलमल के बारे में ये तक लिखा है कि इसकी तुलना दुनिया के किसी भी मलमल से नहीं की जा सकती है। उस टाइम पर टेक्सटाइल के साथ बंगाल के हैंडीक्राफ्ट्स भी पूरी दुनिया में फेमस थे। और दोस्तों, आप भी ये बात जानते हैं कि बंगाल हमेशा से ही अपने म्यूजिक, आर्ट, कल्चर और इंटेलेक्ट के लिए पहचाना जाता रहा है और यही वो कारण है जिसके चलते बंगाल पर डोमिनेंस के लिए हमेशा से ही रूलर्स के बीच एक कंपटीशन भी बना रहा। दोस्तों, अंग्रेजों ने भी भारत पर कंट्रोल बनाने के लिए बंगाल को ही इसलिए चुना क्योंकि बंगाल की वेल्थ और उसकी जियोग्राफिकल पोजीशनिंग पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे परफेक्ट थी। देखा जाए तो पहले बैटल ऑफ प्लासी और फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद
अंग्रेजों का इस हिस्से पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया और दोस्तों यहीं से बंगाल की वेल्थ और यहाँ के रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण ने 1943 तक बंगाल को अकाल जैसी सिचुएशन में डाल दिया और 20वीं सेंचुरी में यहीं से बंगाल के डाउनफॉल की शुरुआत होती है, जब 30 लाख लोग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की पॉलिसी के चलते भूख से मर जाते हैं। दोस्तों 1943 की इस त्रासदी से बंगाल संभल पाता कि 1947 में देश की आजादी के साथ हुए पार्टीशन ने बंगाल के एक बड़े हिस्से को उससे अलग कर ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया और इस तरह से बंगाल की ग्लोरी आजादी के साथ ही फीकी पड़ने लगी। हालांकि दोस्तों तब भी बंगाल भारत के बाकी स्टेट से काफी अमीर था, लेकिन अगले 1-2 दशक में बंगाल देश के बाकी राज्यों से भी काफी पिछड़ गया। आपको वेस्ट बंगाल के एक लेटेस्ट डेटा के बारे में बताएं तो साल 2018-19 तक आते आते वेस्ट बंगाल की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी डिक्लाइन हो गई कि वो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य से भी गरीब हो गया। दोस्तों 1947 के पार्टीशन में बंगाल की एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमी को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब बंगाल की जूट मिल से प्रोडक्शन बंद हो गया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पार्टीशन में वेस्ट बंगाल के हिस्से 5 जूट मिल जरूर आई थी, लेकिन उसके लिए जरूरी रॉ मटेरियल ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से से आता था। देखा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान जिसे इस बिजनेस में वेस्ट बंगाल के साथ मिलकर काम करना था, उसने जूट पर टैक्स बढ़ा दिए, जिससे जूट प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए और बंगाल की जूट की डिमांड घटने लगी। दोस्तों बंगाल की जूट इंडस्ट्री के फॉल का दूसरा कारण ये भी था कि नायलॉन जैसे सिंथेटिक फैब्रिक मार्केट में आ गए थे और लोगों को ये सिंथेटिक फैब्रिक बहुत कम दामों में ही मिलने लगे, जिसने जूट के प्रोडक्शन को और बर्बाद कर दिया और इसका सीधा असर बंगाल की इकोनॉमी पर पड़ा, क्योंकि जिस बिजनेस को आजादी के बाद ग्रो होना था वो पूरी तरह से बंद होने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म और पार्टीशन के बावजूद भी बंगाल की इकोनॉमी पूरे देश में सबसे स्ट्रांग थी। 1960s में बंगाल का नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि NSDP महाराष्ट्र से भी ज्यादा था। लेकिन दोस्तों कुछ ही सालों में महाराष्ट्र ने बंगाल को न सिर्फ ओवरटेक किया बल्कि वो सबसे आगे भी निकल गया और बंगाल की इकोनॉमी बाकी स्टेट के मुकाबले भी लगातार गिरती चली गई। जबकि सोचा यह जा रहा था कि आजादी के बाद बंगाल इंडिया के डेवलपमेंट में न सिर्फ इंटेलेक्चुअली पार्टिसिपेट करेगा बल्कि इकोनॉमिकली भी वो भारत के लिए बूस्टर की तरह होगा। लेकिन दोस्तों ये सोच मिड 60s तक आते आते पूरी तरह से गलत साबित हुई। अगर हम 1965 से 1977 के टाइम को एक साथ एनालाइज करते हैं तो यही वो साल था जिसने बंगाल की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा कमजोर किया और बंगाल आज तक इससे उबर नहीं पाया है। दोस्तों 1965 के बाद बंगाल की इकोनॉमिक डिक्लाइन में इंडो पाक वॉर का भी बड़ा रोल रहा है। दरअसल इस टाइम पीरियड में भारत ने पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध लड़े, जिसकी वजह से पूरे देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। भले ही अब तक बंगाल की इकोनॉमी टेक्सटाइल पर डिपेंड करती थी, लेकिन 1960s में ये इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ इंक्लाइंड हो गई और दोस्तों इसका बड़ा कारण था इंडियन गवर्नमेंट का रेलवेज में बहुत एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट, जिसके चलते रेलवे को डेवलप करने के लिए अलग अलग इंजीनियरिंग गुड्स की डिमांड बढ़ गई थी और दोस्तों इसे बंगाल में ही बनाया जा रहा था, जिसके चलते बंगाल के लोग भी इंजीनियरिंग सेक्टर में ज्यादा काम करने लगे थे। दोस्तों इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए जरूरी ये था कि सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दरअसल वॉर के चलते बंगाल की रेलवे इंडस्ट्री में भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट रैपिडली घट गया और बंगाल की इकोनॉमी का इंजीनियरिंग शिफ्ट भी बर्बाद हो गया। साथ ही बंगाल की पॉलिटिक्स ने भी लेट 60s में करवटें लेना शुरू कर दिया था, जिससे बंगाल में लेफ्ट पार्टीज का भी इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। देखा जाए तो लेफ्ट पार्टी और माओइज्म के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी गाँव से नक्सलाइट मूवमेंट की भी शुरुआत हो गई। दोस्तों चारू मजूमदार की लीडरशिप में CPIM के रेडिकल ग्रुप ने बंगाल में जमींदारों के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हिंसक आंदोलन किए और नक्सलबाड़ी से शुरू हुए इस वायलेंट मूवमेंट ने पूरे बंगाल के अपर क्लास के लिए एक थ्रेट पैदा कर दिया। देखा जाए तो बड़े लोग जिनके पास कैपिटल था, लैंड था, वो भी बंगाल में इनसिक्योर फील करने लगे और इसीलिए नए इनोवेशंस जिनकी बंगाल की इकोनॉमी को जरूरत थी वो नहीं हो सकी। दोस्तों लेफ्ट की आइडियोलॉजी जो मजदूरों और किसानों के हक की बात करती थी, उसे बंगाल के आम लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1969 में पहली बार CPIM ने बंगाल के इलेक्शन में कांग्रेस से ज्यादा सीट्स हासिल की और लेफ्ट पार्टीज के बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से बंगाल की इंडस्ट्रीज को और नुकसान पहुंचा। और दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1967 से 1971 के बीच लेफ्ट पार्टीज की वजह से स्टेट में स्ट्राइक और लॉकआउट्स के केसेस अचानक से बढ़ गए। बहुत सी कंपनीज इस बढ़ते स्ट्राइक कल्चर से परेशान हो गई और वो बंगाल से शिफ्ट होकर दूसरे कोस्टल एरियाज जैसे कि महाराष्ट्र या फिर गुजरात की तरफ माइग्रेट करने लगी। दोस्तों देखते देखते बंगाल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से बंद हो गया, जिसका सीधा असर बंगाल की इंडस्ट्रीज पर हुआ और वो कैपिटल डिफिशिएंसी की मार झेलने लगी।
ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए बंगाल को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई रिफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि बंगाल की सोसाइटी और आम लोगों ने इसे एक सोशलिस्ट स्टेट की तरह देखना शुरू कर दिया था, जिस वजह से बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े कैपिटल वाले लोगों के प्रति राज्य सरकार और नागरिकों का नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगा। दोस्तों इसके अलावा 1971 में बांग्लादेश वॉर के दौरान वेस्ट बंगाल में लार्ज स्केल पर माइग्रेशन होना शुरू हो गया। रेफ्यूजी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की माने तो 1971 में करीब 60 लाख रेफ्यूजीज ने ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल में माइग्रेट किया और 1980s तक ये नंबर 80 लाख तक पहुंच गया, जिसने बंगाल की इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया। दोस्तों वहीं और लेफ्ट पार्टी और लेबर यूनियन के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच बंगाल की जनता कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में लेकर आई और 1977 में सीपीआईएम ने बंगाल में पहली बार अपनी गवर्नमेंट बनाई। देखा जाए तो बंगाल के विकास के लिए नए चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु से काफी उम्मीदें जताई जा रही थी। 1978 में वो बंगाल के लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर आए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हैवी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि इस पॉलिसी में ज्यादा फोकस छोटे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पर ही किया गया था। वहीं ज्योति बसु के लैंड रिफॉर्म्स ने भी बंगाल के कैपिटलिस्ट को भी किसी लायक नहीं छोड़ा। दरअसल बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स के दौरान ऑपरेशन बर्गा को शुरू किया गया था, जिसके तहत बड़े जमींदार और अमीर लोगों की जमीनों पर उन किसानों को फोर्सफुली कब्जा लेने का हक दिया गया जो बहुत पहले से उनकी जमीनों पर काम कर रहे थे। देखा जाए तो इससे वेस्ट बंगाल में 15 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ, जिन्होंने 11 लाख एकड़ की जमीन को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों इससे हुआ यह कि बंगाल में छोटे छोटे किसानों के ग्रुप बन गए जो जमींदारों और अमीर लोगों की जमीन पर कब्जा करने के लिए वायलेंट एक्टिविटी करते और बंगाल के रिच क्लास के लोगों में इन रिबेल ग्रुप की वजह से एक डर पैदा हो गया, जिसके चलते बंगाल में बड़े बिजनेस ग्रो नहीं कर पाए। दोस्तों देखा जाए तो उसी के चलते नई कंपनीज ना तो बंगाल में एस्टैब्लिश हो पाई और पुरानी कंपनियां भी बंगाल से शिफ्ट होने लगी। बंगाल में अगर किसी बड़ी कंपनी को वहां से कोई काम भी पड़ता था तो बंगाल की अनऑर्गेनाइज्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज से उसे कॉन्ट्रैक्ट पर करवा लेती थी, क्योंकि इन स्मॉल इंडस्ट्रीज को कोई लेबर यूनियन या फिर फार्मर ग्रुप डराते नहीं थे। साथ ही छोटी कंपनीज की फैक्ट्री में इतनी स्ट्राइक और पॉलिटिक्स भी नहीं हुआ करती थी। दोस्तों इससे बंगाल के कुछ लोगों को तो रोजगार जरूर मिला, लेकिन बंगाल की इंडस्ट्रियल ग्रोथ और घट गई और देखा जाए तो ये सिलसिला 1991 तक ऐसे ही चलता रहा। 1991 में सरकार ने भारत की इकोनॉमी को ओपन कर दिया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भारत में इन्वेस्ट करना आसान हो गया। दोस्तों इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का असर बंगाल पर भी देखने को मिला, क्योंकि बंगाल की गवर्नमेंट ने 1994 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की, जिससे बड़ी इंडस्ट्रीज की दिक्कतें कुछ कम हुई और बंगाल सरकार ने टैक्स में भी कटौती की, जिसके चलते बंगाल का अर्बन पॉवर्टी रेट भी कम हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी बंगाल को जिस ग्रोथ की जरूरत थी वो बंगाल को नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों इसका एक बड़ा कारण था बंगाल का पुराना और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 70s तक तो पूरे भारत में सबसे बेहतरीन था, लेकिन उसके बाद देश के बाकी के हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम किया गया, जबकि बंगाल अपने उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता रहा। दोस्तों अगर आपने गौर किया हो तो कोलकाता जैसे बड़े शहरों में आज मॉडर्न डे बिल्डिंग्स उतनी नजर नहीं आएंगी जितनी मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में देखने को मिल जाती हैं। देखा जाए तो बंगाल के पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ रेवेन्यू था। बंगाल गवर्नमेंट के पास उतना रेवेन्यू नहीं था कि वो उसे पब्लिक इंफ्रा पर खर्च करे। साथ ही दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बंगाल में किसी भी बड़ी कंपनी के लिए अपना प्लांट सेटअप करने के लिए लैंड एक्वायर करने में बहुत मुश्किलें आती थी, क्योंकि सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए थे उसके अकॉर्डिंग ये तय ही नहीं हो पाया था कि कौन सी जमीन एग्रीकल्चर के पर्पज से इस्तेमाल की जाएगी और किस पर इंडस्ट्री को सेटल किया जाएगा। देखा जाए तो इसी कंफ्यूजन की वजह से बंगाल में जब भी किसी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए जमीन अलॉट की जाती, वहां के किसान ये कहकर इसका विरोध करने लगते कि जिस जमीन पर इंडस्ट्री को सेट किया जा रहा है वो एग्रीकल्चर लैंड है। दोस्तों इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको अपने वीडियो की शुरुआत में टाटा के नैनो प्रोजेक्ट के रूप में दे चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही वेस्ट बंगाल की जियोग्राफिकल कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल की 60% से ज्यादा जमीन एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए है ही नहीं। ऐसे में अगर किसानों की जमीनों को छीनकर बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता तो विरोध का सामना तो करना ही पड़ता। दोस्तों साल 2011 में जब ममता बनर्जी की नई सरकार किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाकर सत्ता में आई, उस टाइम भी उन्होंने इंडस्ट्रीज की जगह वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर पर ही फोकस किया। लेकिन देखा जाए तो उसके बाद भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। अगर आप बंगाल के साल 2012-13 से साल 2017-18 की ग्रोथ रेट को देखेंगे तो रेस्ट ऑफ इंडिया में जहां ग्रोथ रेट 7.1% थी, वहीं बंगाल में दोस्तों ये सिर्फ 5% थी।
और इसके लिए भी बंगाल के पहले के ही कारणों को जिम्मेदार माना जाता है, जिसे आप साल 2015 के इस डेटा से समझ सकते हैं कि साल 2015 में बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर बंगाल में ही था। दोस्तों, ये नियम है कि किसी भी स्टेट की इकोनॉमी जितनी अधिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर डिपेंड करेगी, उसकी ग्रोथ रेट उतनी ही कम होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 80s तक देश की मैन्युफैक्चरिंग में बंगाल का शेयर 12% था, लेकिन ये एंटी इंडस्ट्रियल माइंडसेट की वजह से साल 2011 तक सिर्फ 4% ही रह गई है। दोस्तों, बंगाल के लोग और वहाँ की इकोनॉमी आज भी एग्रीकल्चर से बहुत ऑब्सेस्ड है और देखा जाए तो इसी के चलते बंगाल में लोगों को फॉर्मल जॉब्स की जगह सिर्फ डेली वेज टाइप का ही काम मिल पाता है, जिससे बंगाल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाकी के राज्यों से जरूर कम नजर आता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर सबसे बड़ी संख्या लेबर्स की ही है। देखा जाए तो मौजूदा सरकार भी लोगों को सोशल वेलफेयर स्कीम्स और कई फ्रीबीज के सहारे ही अपने साथ लेकर चल रही है, लेकिन अभी बंगाल को कुछ नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रीज की सख्त जरूरत है। दोस्तों, बंगाल न सिर्फ एक ओल्ड और रिच कल्चर से जुड़ा रहा है, बल्कि अपने जियोग्राफिकल कंडीशन और पोजीशनिंग की वजह से हमेशा से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट साबित हुआ है। देखा जाए तो बंगाल की वेल्थ से ही ब्रिटिशर्स भारत में एस्टेब्लिश हो पाए, लेकिन आज वही बंगाल इंडस्ट्रीज और कैपिटल क्राइसिस से जूझ रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में बंगाल में भी स्टार्टअप कल्चर डेवलप होते हुए देखा जा रहा है। दोस्तों, कोलकाता बेस्ड स्टार्टअप्स ने 2014 से 2019 के बीच 37 डील्स में $44 मिलियन का फंड रेज किया है, जिसमें मुख्य रूप से एग्रीकल्चर और फूड बिजनेसेस शामिल हैं। इसके अलावा साल 2006 में टीएमसी गवर्नमेंट ने भी वेस्ट बंगाल में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल पर ही यूथ्स को बंगाल में इनोवेटिव स्टार्टअप के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। और दोस्तों, इस तरह से देखें तो बंगाल की इकोनॉमी भले ही सफर कर रही हो, लेकिन बंगाल के पास इतना पोटेंशियल अब भी है कि वो देश की लीडिंग ग्रोथ वाली इकोनॉमी बन सके। ऐसे में आखिर में हम बस यही कहेंगे कि गवर्नमेंट और लोकल पॉपुलेशन को एक साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे बंगाल एक बार फिर से भारत का शाइनिंग स्टार बन सके। दोस्तों, बारी है आज के सवाल की। दोस्तों, आपके इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।